Good morning, dear students. I hope that all of you happy and healthy. Dear students, in today's class we will restart our chapter number 1 and our today's topic is issues of equality in other democracies. आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बात करी थी। हमने सारी चीज़ें देख ली थी कि इंडियन डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी क्या किस तरीके से है और गवर्नमेंट के जो प्रोविज़न्स है वो क्या है इन इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने की। बट आज जो है हम बात करेंगे अदर डेमोक्रेसीज़ की। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो हमारी मेंटलिटी होती है, इस जो आपकी इसमें चीज़ें बताई गई हैं उस अकॉर्डिंग ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटी है, वो सारा सिर्फ हमारी इंडिया में ही है। बाकी अदर कंट्रीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है, अदर डेमोक्रेसीज़ में ऐसा नहीं है। बट मैं ये कहती हूँ कि आप कोई भी डेमोक्रेसी ले लो, चाहे आप इंडियन डेमोक्रेसी ले लो, आप अमेरिकन डेमोक्रेसी ले लो, आप नेपाल डेमोक्रेसी ले लो, वर्ल्ड की कोई भी डेमोक्रेसी ले लो, आप हर डेमोक्रेसी में आपको डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, चाहे आप कोई सी भी डेमोक्रेसी ले लो। यहाँ पर हम बात करेंगे अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में। सो देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कि यहाँ पर जो है जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनके साथ उनके जो क्या थे, जो उनके जो एनेस्टर्स थे यानी कि जो पूर्वज थे उनके, वो क्या थे, वो स्लेव्स थे। क्या थे वो? स्लेव्स थे। स्लेव्स मीन्स दास, जिनको कहाँ से लाया गया था? जिनको अफ्रीका से लाया गया था। बट आज जो वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, वो जिस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे, वो पूरी तरह अनइक्वल थी, यानी कि उनके साथ इनइक्वालिटी का बिहेव उनके साथ किया जाता था। इसके बाद धीरे जो है इस तरीके से जो है बाद में वहाँ पर क्या हुआ, 1950 में जो है एक वहाँ पर मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके बाद उनको जो है वो कुछ इक्वल राइट्स मिले। लॉ के थ्रू इनको कुछ राइट्स दिए गए, बट वो भी सिर्फ नाम के लिए थे, उन पर ठीक से अमल नहीं होता था। ओके, तो इस तरीके से अमेरिका में जो है डिस्क्रिमिनेशन की, यहाँ पर जो है अफ्रीकी अमेरिकन्स के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हुई। एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर क्या होता था लोगों के साथ, ये जो लोग हुआ करते थे इनके साथ क्या होता था, जो अफ्रीकी अमेरिकन्स हुआ करते थे, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, होता तो बहुत कुछ था कि ये लोग जो है अगर बस में ट्रैवल कर रहे होते तो ये लोग आगे की सीट्स पर नहीं बैठ सकते थे, इन लोगों को हमेशा बैक सीट्स पर बैठना होता था। और अगर कोई भी वाइट अमेरिकन आता है तो वो इनको उठा सकता था इनकी सीट से, ये उसके पास राइट था, और इनके आगे मजबूरी थी कि इनको उठना पड़ता था। तो यहाँ से जो है रोज़ा पारेख एक अफ्रीकी अमेरिकन थी जो अपने पूरे दिन के काम से थकी हारी बस में ट्रैवल करके अपने घर आ रही थी। तो उनसे जो है वो बस में एक जो वाइट अमेरिकन था उसने सीट मांगी इनसे, और इन्होंने मना कर दिया। जबकि बस में और भी ब्लैंक सीट्स थी, बट वो उन सीट्स पे ना जाकर वो इसी सीट पे बैठना चाह रहा था। इन्होंने मना कर दिया कि बाकी भी तो सीट्स हैं, आप प्लीज़ उन पे बैठ जाइए, मैं नहीं उठ सकती। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यही सीट चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं उठती, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं उठ पाऊँगी, आपको बैठना है तो आप बाकी सीट्स पर उठ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही सीट चाहिए। उन्होंने कहा मैं नहीं उठूँगी। यहाँ से एक जो है मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसे सिविल राइट मूवमेंट कहा गया, जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1955 को हुई थी। ओके, यहाँ से जो इसकी शुरुआत हुई सिविल राइट मूवमेंट की, काफ़ी लंबे समय तक, देखिए 1955 में शुरू हुआ था ये और 1994 में ये जाके ख़त्म हुआ। यहाँ पर 1964 में जाकर ये ख़त्म हुआ, और 1964 में गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए कि भाई जो है
आपको आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, सारे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड किया गया कि आपके साथ रेस के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, नेशनल के बेस पर, किसी भी नेशनैलिटी के बेस पर, किसी भी बेस पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करा जाएगा। आपके बच्चों के लिए स्कूल्स ओपन होंगे और आपके बच्चे जो हैं वो वाइट अमेरिकन्स के बच्चों के साथ भी पढ़ सकते हैं। उन लोगों के लिए और आपके लिए कोई भी सेपरेट स्कूल्स का जो है वो प्रावधान नहीं किया जाएगा। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पर आकर लोगों को राइट्स मिले। बट देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया में जो है वो जो डाउन कास्ट के लोग होते थे उनको राइट्स मिल गए थे, तो क्या आज उनको राइट्स मिले हैं? कल हम सब ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि हाँ भाई इनको राइट्स मिल गए और अब हमें इनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो सारी चीज़ें होती है एक बहुत लंबे प्रोसेस के थ्रू चलती है। लोगों को चीज़ों को समझने में, अपने आप को बदलने में वक्त लगता है। यही वक्त इन लोगों को भी, यानी कि जो वाइट अमेरिकन्स थे उन लोगों को भी लगा। जब ये जो आपके अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, इन्होंने अपने बच्चों को उन स्कूल्स में डाला जहाँ पर वाइट अमेरिकन्स के बच्चे पढ़ते थे, तो वाइट अमेरिकन्स ने क्या करा, अपने बच्चों को वहाँ से निकाल कर किसी दूसरे स्कूल में डाल दिया। ये लोग नहीं चाहते थे कि इनके बच्चे अफ्रीकी अमेरिकन्स के साथ पढ़ें। इन लोगों को प्रॉपर्टी परचेज़ करने का राइट मिला, बट उसके साथ इतने सारे प्रॉपर्टी परचेजिंग में इतनी सारी चीज़ें ला दी गई कि उन लोगों को उन चीज़ों को पूरा करते करते ये लोग उन चीज़ों को ही पूरा करते रह जाते थे, उन डॉक्यूमेंट्स को ही कंप्लीट करते रह जाते थे। प्रॉपर्टी तो ख़रीदना छोड़ ही दो। राशन कार्ड इनका बनता था, तो राशन कार्ड के लिए क्या होता था, इन लोगों को हर 6 महीने में आपको ये पूरी एक स्टोरी है, स्टोरी क्या पूरी बुक है अमेरिका के ऊपर। ओके, अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर। आप हायर क्लासेस में, आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे तब पढ़ेंगे, मैंने पढ़ी है तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो इनको राशन कार्ड बनवाना होता था तो उसमें क्या होता था कि इन लोगों को हर 6 महीने में वो राशन कार्ड रिन्यू कराना होता था। और वहाँ पर रिन्यू कराने वाले कौन होते थे? वाइट अमेरिकन्स। वो जल्दी से करके नहीं देते थे। तो ये सारी चीज़ें इनके सामने इशू बनी हुई थी। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इशू था वो था इनके सामने पॉवर्टी को लेकर, गरीबी को लेकर। ओके, गरीब ये लोग इतने ज़्यादा थे कि ये लोग, इन लोगों के पास राइट होते हुए भी ये लोग उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। आपके पास राइट है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा होगा तब तो खरीदोगे। जब पैसा ही नहीं होगा तो उस राइट का क्या करोगे? आपके पास राइट है कि आप अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, बट पैसा होगा तब तो पढ़ाओगे, जब पैसा ही नहीं होगा तो पढ़ाओगे कहाँ से? तो ये सारी समस्या इनके सामने थी। लेकिन धीरे धीरे करके अब चीज़ें बदली हैं। अब जो है इन लोगों की लाइफ धीरे धीरे करके नॉर्मल होना, आज की 21st सेंचुरी में आकर इनकी लाइफ धीरे धीरे करके जो है नॉर्मल होना शुरू हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी। देखिए यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स है इसमें दिया गया है कि एक्सर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15 है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड करा गया है, वो पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात कही है कि भाई आप जो है, जो स्टेट है यानी कि जो राज्य है, यानी कि जो कानून है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी बेस पर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, ना ही रेस के बेस पर, ना कास्ट के बेस पर, ना ही रिलीजन के बेस पर, किसी भी बेस पर। सेम यही जो प्रोविज़न है वो लोगों के लिए है, यानी कि सिटीजन्स के लिए है कि आप एक दूसरे के साथ इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। आप जो है किसी भी पब्लिक प्लेस पर, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी एंटरटेनिंग पब्लिक प्लेस पर आप आ जा सकते हैं। आपके साथ किसी भी तरीके की कोई भी रोकथाम नहीं करी जाएगी। एज इट इज़ सेम वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, आप किसी भी चीज़ का कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविज़न करा गया है। आगे देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है कि चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, कि देखिए अगर आप किसी भी, मैंने जैसे अभी आपको अभी बताया कि आप कोई भी डेमोक्रेसी उठा लो, दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी, आप कहो ना कि कोई कंप्लीट डेमोक्रेसी है, सो नो, दिस इज़ रॉन्ग। आप किसी भी डेमोक्रेसी को कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है?
जहाँ पर बिल्कुल इक्वालिटी हो, किसी भी के भी साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव ना हो, किसी को भी किसी से कोई परेशानी ना हो, लोग शांति से जिए, कोई किसी का नुकसान ना करे, सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो। हमारे पास भी ये बात रखने का अधिकार, बट एक बार रख के तो देखो, फिर आपको आगे पता चलेगा। कोई इंसान गलत कर रहा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, आप गवाही देकर देखो क्या होगा फिर आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप किसी भी डेमोक्रेसी को कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हो। डेमोक्रेसी में क्या है कि मेल और फीमेल का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या आप अपनी इंडिया को ही ले लो, बाकियों को तो छोड़ो, हमने एक्सपीरियंस थोड़ी ना करा है बाकी कंट्रीज़ का, इंडिया में तो करा है। क्या इंडिया में मेल और फीमेल के बीच में 1% भी, 0.5% भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? पॉसिबल ही नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत बड़ा इनइक्वालिटी, बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है दोनों के बीच। क्या कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? होता है, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट को लेकर भी। ओके, हम ये कह रहे हैं कि जो है हमारे इंडिया से डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, तो भूल जाओ बिल्कुल। आप मैरिटल पेज देखो एक बार, वहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो हायर क्लासेस होती है, जो पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, जो हायर पोस्ट में बैठे हैं, उन लोगों के बीच में, उन लोगों में कितना डिस्क्रिमिनेशन, उन लोगों के मन में कितनी कास्ट को लेकर चीज़ें हैं। मैरिटल स्टेटस क्या होता है? एक ऐसा पेज न्यूज़पेपर में जहाँ पर मैरिज के लिए एडवर्टाइजमेंट करी जाती है कि हमें किस तरीके का पार्टनर चाहिए। वहाँ पर आप देखोगे ना, कास्ट हाईलाइटेड होती है कि हमें इस कास्ट का ही बंदा चाहिए। तो ये जो है ना, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसीज़ के सामने एक चैलेंज है कि भाई आप डेमोक्रेसी तो हो बट कंप्लीट डेमोक्रेसी तो नहीं हो। तो पहले कंप्लीट डेमोक्रेसी बनो ना। हमारा भारत है, उसको दुनिया का दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा सफल डेमोक्रेसी कहा जाता है। बट मैं ये कहती हूँ कि जो दुनिया की सबसे ज़्यादा सफल डेमोक्रेसी है उसमें भी इतना डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप अदर डेमोक्रेसीज़ के बारे में तो खुद ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ओके, तो यही सारी चीज़ें बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इनइक्वालिटी है वो किस तरीके से जो हमारी लाइफ है उसको, हमारी डेली लाइफ को जो है अफेक्ट करती है, और किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए कि वो इन चीज़ों से निपट सके, इन चीज़ों को ख़त्म कर सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।